तो बहुत राहत लोग महसूस करना शुरू कर चुके थे कि शायद कोरोना के दूसरे वेव के बाद जो तीसरे वेव की आशंका जताई जा रही थी ऐसा कुछ न हो, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद बहुत सारी आशंकाएं ऐसी उठ रही हैं कि ऐसा ना हो कि डेल्टा वेरिएंट के कारण दूसरी लहर थी और ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आ जाए। लेकिन जो जानकारियां इसके लिहाज से हैं बहुत कम इस समय, लेकिन जो जानकारियां हैं वो हम आपको देते हैं। किसी भी वायरस की संक्रामकता उसके आर नंबर यानी रिप्रोडक्शन नंबर से मापी जाती है, जिसे आर नॉट कहते हैं। आर नंबर से पता चलता है कि कोई वायरस एक इंसान से कितने लोगों में फैल सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का आर नंबर है 2, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति 2 नए लोगों को संक्रमित कर सकता है। अब ये नए 2 संक्रमित मरीज अलग से 2 और लोगों को संक्रमित करेंगे। इस तरह से संख्या तेजी से बढ़ेगी। लगभग 2 गुनी रफ्तार से संक्रमण हर एक व्यक्ति बढ़ाता है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का आर नंबर 1.6 था, यानी डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीज से 1.6 लोग संक्रमित हो सकते थे। इसका मतलब यह है कि संक्रामकता के मामले में ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पिछले वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। वायरस कितना खतरनाक है ये आर नंबर से पता नहीं चलता है, इसीलिए वायरस ज्यादा संक्रामक हो तो जरूरी नहीं कि यह वायरस ज्यादा खतरनाक भी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के असर का फिलहाल अध्ययन चल रहा है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया को सावधान किया था। डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला था। ये इसीलिए किया जाता है ताकि दुनिया के सभी देश इसके खतरे को गंभीरता से समझें, प्रभावी कदम उठाएं। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन बहुत ज्यादा हुए। म्यूटेशन संख्या ज्यादा होने की वजह से यह वेरिएंट महामारी को कम समय में विकराल बना सकता है। अधिक म्यूटेशन की वजह से यह बड़ी आबादी को संक्रमित करने में सक्षम होता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में 50 से अधिक म्यूटेशन हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में ही 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। डॉक्टर्स के अनुसार इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश, खांसी जैसे लक्षण दिखाई देंगे। कुछ मामलों में इसकी वजह से हल्का बुखार भी आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ओमिक्रॉन अधिक संक्रामक है तो ये कितने खतरे वाली बात है, यानी लोग जो है मरीज हैं वो कितनी गंभीर रूप से इससे संक्रमित हो सकते हैं। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला और भारत में दूसरी लहर लाने वाला कोरोना वायरस वेरिएंट था डेल्टा। वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने भारत पर क्या असर डाला था ये किसी से छिपा नहीं है। वो तबाही हम सब ने देखी। लेकिन अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है। तो क्या संक्रामक होने से किसी वायरस का वेरिएंट खतरनाक भी हो जाता है? क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा बड़े पैमाने पर तबाही लाएगा? इस वेरिएंट के साथ बहुत सारे म्यूटेशंस जुड़े हुए हैं और उसी के बेसिस पे दिख रहा है कि ये इम्यून एस्केप भी कर सकता है। जिन लोगों के अंदर एंटीबॉडीज है, लो लेवल की एंटीबॉडीज है, उनको फिर से इन्फेक्ट कर सकता है। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको भी किसी डिग्री तक बाईपास कर सकता है उनकी इम्यूनिटी। तो एक तरीके से ये वेरिएंट खतरनाक तो है, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे अफ्रीका में जो फैल रहा है उसको समझने के लिए, उसके डायनामिक्स को समझने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, जब ये समझ में आएगा कि इससे मृत्यु दर कितनी है। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी के बाद यह आकलन पेश किया है। उनके मुताबिक भारतीयों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत के लोगों को संक्रमित भले ही कर दे, लेकिन इसका बहुत ज्यादा घातक असर नहीं दिखेगा। अफ्रीका में ये 4थी वेव है जो अभी चल रही है और अफ्रीका में अभी तक जितने वेरिएंट पैदा हुए वो अफ्रीकन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि अफ्रीका जो है वो वहीं से सारे मानव पैदा हुए, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में हो। तो अफ्रीकन लोगों के अंदर जो लेवल की इम्यूनिटी है वो किसी भी वेरिएंट या किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने में ज़्यादा सक्षम है कंपेयरिंग टू एनीथिंग एल्स। उसके बाद इंडिया आता है। इंडिया की डाइवर्सिटी अफ्रीका के जस्ट बाद है। तो अफ्रीका पे जितना असर पड़ता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा असर इंडिया के ऊपर पड़ता है, किसी भी वायरस वेरिएंट हो या बैक्टीरियल वेरिएंट हो। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए और साथ में इंडिया के लिए सबसे बड़ा उससे बेहतर जो प्लस पॉइंट ये है कि डेल्टा वेरिएंट से इंडियन लोग जो 4th सीरो सर्वे आया था ICMR का, 70% के आसपास लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे 5 से 10% ही री इन्फेक्शन रेट है।
तो इसका मतलब भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसमें री इन्फेक्शन, अगर ये वेरिएंट मान लीजिए बहुत तेजी से भारत में फैला भी, तो बहुत कम लोगों को री इन्फेक्शन होगा और भारत के लोग फिर भी जो है इस वेरिएंट से बचे रहेंगे। अगर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भारतीयों पर कोई घातक असर नहीं पड़ेगा, तो क्या भारत को चिंता मुक्त हो जाना चाहिए? रोहतक पीजीआई के डॉक्टर्स इस पर अलग राय रखते हैं। उनके मुताबिक लोगों को ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लेनी चाहिए। WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब भी बोलते हैं जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाए या उसकी सिवियरिटी बढ़ जाए या डेथ ज़्यादा होने लग जाए। लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका में ही अभी स्प्रेड हुआ है तो इसका डाटा अभी आना अभी बाकी है, लेकिन जो अभी तक देखा गया है इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन आने वाला डाटा ये बताएगा कि कितनी इससे डेथ होती है या कितने लोग इसकी इन्फेक्शन से एडमिट होते हैं। ये अभी कहना बड़ा जल्दी होगा कि ये कितना सीवियर है। वैक्सीन, क्योंकि बेसिकली म्यूटेशन जितनी भी होती हैं, जितनी भी पुरानी वैक्सीन्स हैं, ये देखा गया है कि वो इफेक्टिव हुई हैं। तो हमें उम्मीद है जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है, खासकर हमारी कंट्री में, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, हमारे हिसाब से एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट मेरे हिसाब से कि जो भी वैक्सीन है जो आपने लगवाई है इफेक्टिव होनी चाहिए, लेकिन आपकी 2 डोज जरूर कंप्लीट होनी चाहिए। WHO का भी कहना है कि भले ही वैज्ञानिक अभी इस वेरिएंट को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उससे पहले सभी देशों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना चाहिए। दरअसल ओमिक्रॉन से अभी होने वाली मृत्यु के आंकड़े सामने नहीं आए, इसीलिए ये कितना घातक है ये पता नहीं चल पाया है। हम इस टाइम पे पैनिक रिएक्शन ना क्रिएट करें। अभी समय है, ये सिर्फ 2 सप्ताह भी नहीं हुए हैं कि ये वेरिएंट, ये म्यूटेशन हमें पता चली हैं। सो इसके बारे में बाकी चीजों को तो हम गेस ही कर सकते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन जो अभी तक बात पूरी तरह से पता चली है वो ये है कि इन्फेक्टिविटी रेट इसका ज्यादा है, सिवियरिटी ज्यादा है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये भी कंफर्म नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी ये इन्फेक्ट करेगा। ये भी कंफर्म्ड नहीं है कि जिनको पहले हो चुका है उनको दोबारा हो सकता है। सो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। ओमिक्रॉन संक्रामक है, इसके पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, इसलिए जरूर ये है कि वो कितना घातक है इस पर दिमाग लगाने से बेहतर है तैयारियों में जुट जाना। इसीलिए दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी चल रही है। हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमें जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं, उसके इलाज के लिए, उसके निदान के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तैयारी करनी है। तो हमने अलग से 40 बेड्स की व्यवस्था हमने लोकनायक में की है, क्योंकि पहले भी हम UK स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन और ब्राजीलियन स्ट्रेन को यहाँ पे पेशेंट एडमिट, काफ़ी संख्या में एडमिट हुए, सारे ठीक होके गए। इसी तरह इस बार क्योंकि काफ़ी सारे जो कंसर्न है WHO की तरफ से भी और जो गाइडलाइंस एडवाइजरी जो जारी हुई है इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए लेके, उसको यदि कोई भी पेशेंट सस्पेक्टेड या कोई भी पेशेंट लक्षण के साथ आता है तो उसके लिए हमने अलग से एक वार्ड बनाया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी जांच रिपोर्ट का दुनिया भर के वैज्ञानिक इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही वैज्ञानिक किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तेजी से वायरस का ये नया रूप लोगों को संक्रमित कर रहा है, वो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। दिल्ली से पंकज जैन, वाराणसी से रोशन जायसवाल और रोहतक से सुरिंदर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।